इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भाइयों ने धर्मवीर भाई और अनिल भाई की राम राम। अनिल भाई नो बताओ, चौपाड़ में इतने गुद्दड़ का बाउड रहे, इसका क्या मतलब है? जाडे का सांप का कोई लाड नहीं होता धर्मवीर भाई। ये गुद्दड़ का बावी टाइम पे काम आवा है। क्यों पिछले दिनों आप देख रहे बड़ी ही धूप लिकड़े है, जमकती सारे गर्म कपड़े बाहर आए। एक बात है अपना अनिल भाई, मैं तो एक बात सोचू था कि भाई अब जिस तरह छोटे जीव हैं, पक्षी हैं, बिल्कुल इनकी बेचारों की किस तरह से संभाल, मतलब कौन संभाला इन्हें? अब जैसे छोटी छोटी मछली हैं, पानी का जीव, और पानी में रहना, और पानी में आंगली भी गाले ना तो भी सीढ़ा लग गए। और मैं उन बेचारियों ने पानी में रहना, तो कुदरत जो है वो उनके लिए कोई ना कोई सुरक्षा कवच जरूर बनाती होगी। वो तो है ही, पर इसके अलावा भाई इंसान ने भी उनकी रक्षा करनी पड़ेगी। और क्योंकि जैसे मछली पालन का काम जिन भाइयों ने कर रखा, मन में इच्छा हुई कि भाई पूछा जाए, भाई ये सर्दी का टाइम आ गया, तुम किस तरीके से इन पालोगे भाई? तो मछली पालक सुल्तान सिंह गांव बुटाना से बातचीत करी जी, वो भाइयों को भी सुनवा दें। बिल्कुल सुनवाओ, क्योंकि जिन भाइयों ने मछली पालन का काम कर रखा ना, उनके लिए ये बातचीत बेहद काम की साबित हो सकती है, ताकि जो मछली पालक भाई हैं वो इसका फायदा उठा सकें बातचीत का, कि सर्दियों में मछली पालन कैसे। आज हम बातचीत कर रहे हैं सुल्तान सिंह गांव बुटाना मछली पालक भाई से। मछली पालक हैं, क्षेत्र में आपका नाम है। आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार जी सभी भाइयों को। सुल्तान सिंह जी, ये जो सर्दी का मौसम है, और इस सर्दी के मौसम में क्योंकि जो मछलियों को भी अलग से सुविधा चाहिए, उनका भी अलग से प्रबंधन होना चाहिए, तो हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आप जैसे और भी कोई भाई हैं जिन्होंने मछली पालन का काम कर रखा है और वो आपकी आवाज सुन रहे हैं, तो आप उन्हें ये बताओ कि इस सर्दी के मौसम में मछली पालन में क्या कुछ आप सावधानी बरत रहे हो? सबसे पहले तो एक बात है जी, अगर किसी ने छोटा बच्चा मछली का डाल रखा है तो उसको सर्दियों को बचाने के लिए या तो सिस्टम में उसको लेके आए टैंक बना के बिल्डिंग के अंदर। अगर बिल्डिंग का कोई प्रबंध नहीं कर सकता उसमें पोलियो हाउस बना ले। अगर उसका भी प्रबंध नहीं कर सकता तो ट्यूबवेल का पानी उसमें 24 घंटे थोड़ा थोड़ा गर्म पानी डालते रहना चाहिए, ताकि उसको ठंड से बचाया जा सके। अगर इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा पानी ताजा चलाते रहेंगे, क्योंकि पानी का टेम्परेचर जो होता है, जो हम जमीन से निकालते हैं, उसका 26 डिग्री टेम्परेचर होता है। मच्छी के लिए टेम्परेचर जो है 26 डिग्री ही चाहिए, जिससे वो खाना खा सके। और इसके बाद क्या होता है, जैसे मछली ठंड का मौसम आता है तो उसमें मछली खाना खाना छोड़ देती है। जब टेम्परेचर हमारा 26 डिग्री से नीचे आता है तो मछली कमजोर हो जाती है। वो कमजोर होने की वजह से फिर उसके अंदर 3-4 तरह की बीमारियां आ जाए और वो बीमारी के कारण मरना शुरू हो जाती है। तो सभी किसान भाइयों को यही सलाह दूंगा, जितना उनको हो सके वो सर्दी से 26 डिग्री टेम्परेचर पानी करके और उसको बचाया जा सकता है जी। तो एक तो ये उपाय है कि भाई जो पानी है उसका तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से नीचे ना जाए, और अगर 26 डिग्री सेल्सियस से तापमान नीचे जाएगा तो मछलियों को बीमारियों से भी ग्रसित होना पड़ेगा, मछलियों की जान भी जा सकती है। हाँ जी। तो आप किस तरीके से इंतजाम कर रहे हैं अपने फार्म पे? हमने तो सर शेड लगाए हुए हैं अभी, बल्कि मैंने नया बच्चा डाला है। जैसे ही हमारी गर्मी स्टार्ट होगी मार्च में, तो हम वहाँ उस शेड के अंदर से बच्चा उठा के और तालाबों में डाल देंगे। और जैसे ही मौसम चेंज होगा तो मछली तालाब के अंदर खाना शुरू कर देती है, और वो अपने टाइम पे पूरे टाइम से पहले ही तैयार हो जाती है। जैसे मछली खाना खाती है तभी वो हेल्दी होएगी, तो खाना तभी खाएगी वो जब जो बाहर का टेम्परेचर है ये माइनस वाला, इसको हम तरपाल लगा के या
जिस तरीके से ऊपर सेट डाल के तिरपाल का भी बना सकते हैं हम जी, उससे भी हमारा 10 डिग्री तक टेम्परेचर कंट्रोल हो सकता है। तो अगर तिरपाल ज्यादा महंगी पड़ती है तो एक हल्की ही पॉलिथीन की शीट आती है जी। तो उसको भी बांस पे बांध के हम काम चला सकते हैं। सर्दी सिर्फ हमारे को 45 दिन की जो सर्दी होती है ना दिसंबर और जनवरी की, तो इसी से बचाना है। बाकी का तो हमारा सारा का सारा धीरे धीरे टेम्परेचर गर्म होना शुरू हो जाता है तो मछली उसको कंट्रोल कर लेती है अपने आप। जी, यानी आपने बताया कि एक तो पानी जो है ताजा पानी तालाब में रखना चाहिए, दूसरा आपने बताया कि इसके साथ साथ जब सर्दी बढ़ेगी तो मछलियों के तालाब के ऊपर या तो त्रिपाल टांग लें, त्रिपाल से उस तालाब को ढक दें या पॉलिथीन के कवर से ढक दें, मतलब किसी भी तरीके से तालाब के ऊपर सीधी ठंड ना आने पाए। हाँ, डायरेक्ट ठंड नहीं पड़ेगी, वो इनडायरेक्ट में जाएगी। वो इनडायरेक्ट जाने से 10 डिग्री टेम्परेचर का हमारा फर्क रहता है। जी, तो इसके अलावा फिर और क्या कुछ सावधानी बरतें भाई? ये तो बात हो गई, तो इस सर्दी के मौसम में मछलियों को और क्या प्रबंधन में आप सावधानी बरतते हो? बस और तो यही है, देखो कई मछली हमारी ऐसी है जो 20 डिग्री टेम्परेचर से नीचे आएंगी तो उनका ये होती है कोल्ड ब्लडेड। जी, कोल्ड ब्लडेड होने की वजह से इनका ठंड में ना ब्लड जम जाता है। जी, ब्लड जमने की वजह से ये खाना भी नहीं खाती। जब खाना नहीं खाएगी तो बीमारी होगी, वो बीमार आएगी तो बीमार की वजह से फिर वो कमजोर होके मरना स्टार्ट हो जाएगी। जो बाइनस बच्चा डाल रखा है तालाबों के अंदर वो 100% मोर्टेलिटी में आ जाता है। एक वैरायटी है कतला, कतले को सबसे ज्यादा मछली को सबसे पहले सर्दी पकड़ती है और वो सर्दियों में मोस्टली 100% मोर्टेलिटी में आ जाता है। तो मेरा यही सुझाव है, छोटी नर्सरी बना के, छोटा टैंक बना के उसको कवर करके 2 महीने बच्चा उसमें रोक ले तो ज्यादा बेटर है। जी, और मछलियों को हमारा खर्चा कम पड़ेगा। हम 100 बाई 100 के टैंक को तो बहुत कम पैसे में ही कवर करके और उसको हम रोक सकते हैं। अगर हम 1 एकड़ का तालाब करेंगे तो उसमें किसान के बहुत पैसे लग जाते हैं। हमने पैसा बचाने के लिए तो 100 का टैंक बना के उसी को कवर करना चाहिए। जी, यानी छोटे बच्चों की बात है ये छोटे बच्चों की, छोटे बच्चे से ही बड़ी मछली बनेगी। जी, जी। सर्दियों में तो मछली हम स्टॉक नहीं कर सकते। हम मार्च के महीने में स्टॉक करते हैं, मार्च से लेकर नवंबर तक इसका अच्छा ग्रोथ का पीरियड रहता है। तो उस टाइम ही मछली पड़ती है, उसी टाइम ही हमारी टेबल फिश खाने लायक मछली होती है। वो गर्मियों में मछली का पालन करना चाहिए। जी, जी, जी। तो इस दौरान खुराक का, इनकी खुराक का क्या ख्याल रखें जिन भाइयों ने मछली पाल रखी है? अगर खुराक वैसे ही मछली कम कर देती है सर्दी में, तो अगर उसका टेम्परेचर वाटर हम जो रखेंगे ना 24, 25, 26 तक, तो मछली 12 महीने खाना खाती रहती है। फिर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी तरह की स्ट्रेस में नहीं रहेगी, ना बीमार होगी वो। तो 24, 25, 26 डिग्री तक हमें टेम्परेचर रखना जरूरी है इसका। तो ये तापमान 24, 25, 26 के मतलब ना के ही दरमियान रहे, तो इसका आप पता कैसे करते हैं? ये तो टेम्परेचर मीटर आता है, उसमें चेक हो जाता है हवा का कितना टेम्परेचर है, अंदर वाटर का कितना टेम्परेचर है। तो बाहर 1 मीटर लगा दो इसका सर्दियों वाला, तो उससे पता लग जाएगा कितनी ठंड पड़ रही है। यानी कि थर्मामीटर का इसमें इस्तेमाल करें भाई, और थर्मामीटर के हिसाब से तापमान देखें कि तापमान कितना चल रहा है पानी का, और उसके हिसाब से फिर जो मछलियां हैं उनका प्रबंधन मछली पालक भाई करें। हाँ जी, हाँ जी। इसके अलावा और आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? बस इसके अलावा तो कोई खास बात नहीं है इसके अंदर। बाकी तो गर्मी आती है एकदम से स्टार्ट हो जाती है बढ़ना, तो अपना फिर उसको हर रोज की फीडिंग करें जल्दी। जितना फीडिंग करेंगे उतनी जल्दी हमारी ग्रोथ पे आएगी मछली, उतनी जल्दी हम इसको मार्केट पे ले जा सकेंगे। तो क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, जो मछली का बीज आता है हमारा सारा साल नहीं बीज होता पैदा, इसका एक सीजन होता है मई, जून, जुलाई, अगस्त। 4 महीने में मछली ब्रीडिंग बच्चा देके बंद कर देती है। तो उसके बाद तो फिर हमारे को अगले साल जाके मिलता है। और एक आजकल के जो टाइम है ये, इसमें प्रवासी पक्षी बहुत ज्यादा आते हैं, तो जलकाग बोलते हैं जिसको हम, वो सबसे ज्यादा खाता है। उसके लिए प्रोडक्शन के लिए तालाब के ऊपर एक धागा बांध देते हैं उसकी प्रोडक्शन के लिए, तो उससे भी काफी बचाया जा सकता है जी। हिंदुस्तान में प्रवासी पक्षी बोलते हैं इनको हम, साइबेरियन जो भी आते हैं ये सबसे ज्यादा मछलियों को नुकसान पहुंचाते हैं। जितनी भी हमारे तालाबों के अंदर मछली होती है, और जिस भाई को पता नहीं है वो तालाब के ऊपर उसकी प्रोडक्शन के लिए धागा नहीं बांधता, तो सबसे पहले तो उसमें धागा बांधना बहुत जरूरी है ताकि उससे बचा रहे। मेरा उनसे यही अनुरोध रहेगा, अगर धागा गवर्नमेंट कहीं फिर नहीं बांधने देती गाँव के तालाब के ऊपर, तो उसका दिन में उड़ाने का काम करे। अगर वो एक दिन में ही तालाब में गिर जाते हैं तो वो सारा का सारा 70-80% बच्चा एक दिन में खा लेते हैं, वो इतने स्पीड से खाते हैं जी।
एक चमकीला तार आता है, अगर वो बांध दे तो उससे भी उसकी चमक से वो सारे पक्षी उड़ जाते हैं। उस तालाब पे लैंड बैठता नहीं है, वो दूसरी कहीं और जाके बैठता है। जी जी जी, यानी तालाब के ऊपर इस तरह का जो धागा या डोरी का इस्तेमाल करें जिससे वो पक्षी जो है वो मछलियों को नुकसान ना पहुंचा सके। हाँ जी, हाँ जी। तो सुल्तान सिंह जी, आपने बेशकीमती जानकारी हमारे साथ साझा की है। मछली पालक भाई जिन्होंने मछली पालन का काम कर रखा है उनके लिए ये जानकारी जो है बेशकीमती रहेगी, ऐसी हमने उम्मीद है। इस सब जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, थैंक यू। अनिल भाई, ये थे मछली पालक सुल्तान सिंह, गांव बुटाना के मछली पालक। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। अनिल भाई जी, फलदार जो पौधे हुए ना, उनमें फूल और फल झड़ने की समस्या आम देखने में जी आती है। तो इस बारे में भी थोड़ी सी बातचीत करना जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि जिन भाइयों ने पौधे ऐसे पाल रखे हैं, फलदार लगा रखे हैं या लगा रखे हैं जी, तो उनके लिए ये बातचीत करना आज के समय में लाजमी है जी। और वो ये कि जैसे फलदार पौधे हैं उनमें फूल या फल झड़ना एक मुख्य समस्या ही है। और जो फल गिरते हैं तो एक तो फल बनने के समय गिरे और एक इसके बाद जब इनका विकास हो रहा है, फल तो बन गया पर जब विकास की स्थिति है उस वक्त गिरने शुरू हो जाए, यानी कि जब बढ़वार होनी शुरू हो जाए तो उस ये वक्त नीचे गिरने शुरू हो जाए जी। तो ये किस अवस्था पे कितना होता है, ये पौधे की किस्म पे, पौधे की उम्र पे, जमीन पे, जलवायु पे, पानी के संतुलन पे और वृद्धि नियामकों की कमी से या ज़्यादा डालने से या पौधे पे कीट या बीमारी का प्रकोप कितना होया, इन सारी बातों पे ये चीज़ निर्भर करती है कि फल किस तरह गिर रहा है जी। इसके अलावा अब कुदरती तौर पर जैसे आंधी आ गई, तूफान आ गया, ओले पड़ गए, सूखी गर्म हवा चल गई, ये मुसीबत है जो प्राकृतिक, इनकी वजह से भी फल फूल अचानक जड़ जाते हैं। बिल्कुल। तो कई बार क्या होता है कि ठीक परागण नहीं होता, उसकी वजह से भी कुछ फलों में फूल जड़ जाते हैं। ये खास तौर से जैसे खजूर में। और पपीते की बात करें तो पपीते के बाग में नर वृक्षों का ठीक अनुपात अगर नहीं होगा तो भी ये फल झड़ने की समस्या पेड़े में देखी जा सके। और बात आई जैसे बनारसी आंवला के पौधों की,
लाइनों में चकियाँ आंवला लगाना ये जरूरी है, क्योंकि जो अगर ये चकैया आंवला नहीं लगेगा बीच में तो फिर फल बनते नहीं। कई फल वृक्षों पे बहुत ज्यादा फल लगते हैं और इनमें से फिर कुछ जड़ जाते हैं, तो इसमें तो कोई बुराई नहीं, प्राकृतिक क्रिया है ये। हाँ, मान लो ज्यादा फल आ गया, ज्यादा फूल आ गया, फूल का फल बन गया, फिर कुछ जड़ गया, क्योंकि पेड़ में जितनी जान है वो उसने उतना ही रखना है, बाकी का वो छोड़ देगा। तो ऐसे में पौधे में जितने फल सहन करने की क्षमता है उतने पौधे पे बच जाएंगे, बाकी के जड़ जाएंगे। इसके अलावा अगर एक सीमा से ज्यादा फल जड़ते हैं तो फिर ये एक समस्या है और उसका निवारण जो है उसका निवारण बहुत जरूरी हो जाता है। और निवारण के लिए हम सिफारिश करेंगे कि जिन भाइयों को किसी भी समय और किसी भी वक्त कोई इस तरह की फल जड़ने की समस्या आवे ना, चाहे नींबू जाति के फल हैं, चाहे आम है, अब अपने इस क्षेत्र में तो नींबू लगा रखे हैं भाइयों ने, आम है, अंगूर के बाग हैं, अमरूद के बाग हैं, बेर के बाग हैं, खजूर तो कहीं कहीं, और बेल पत्थर के पेड़ भी कहीं कहीं, या अलूचा। तो ये जितने भी फल वृक्ष हैं जिनका हमने नाम लिया, या कुछ भाइयों ने कोई और भी अलग तरीके का फल वृक्ष लगा रखा होगा, वो भी अगर कभी भी ऐसी समस्या देखने में आवे तो नज़दीकी जो उद्यान विकास अधिकारी हैं उनसे संपर्क करें। तो उद्यान विकास अधिकारी से संपर्क करके उनसे पूछें, उनको दिखावें पेड़ा कि भाई ये समस्या आ रही है और इसका भाई क्या निदान करना चाहिए, क्या दवाई का इस्तेमाल करें, और वो जिस ढंग से सलाह दें उस ढंग से हमने अपने पौधों की देखभाल करनी चाहिए। धर्मवीर भाई, कई बार हम जो है किसी की सलाह मान कर कोई ऐसी ही दवाई डाल ले हैं तो वो इस तरह का काम जो है वो हमने नहीं, यानी कि हमने वैज्ञानिक की सलाह पे चलना है, या फिर आपने बात अच्छी करी, या फिर कृषि विज्ञान केंद्र है जिला स्तर पे जी, उनके कृषि वैज्ञानिक हैं तो वो इसी काम के लिए बैठे हैं, किसानों की सेवा के लिए बैठे हैं कि भाई वो उनके पास पहुँचें और अपनी बात रखें, तो उसका भी समाधान उनको मौके पे मिलेगा और बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। और हर जिले में जो है एक कृषि विज्ञान केंद्र है। जी जी जी। तो अब मनोरंजन कर लें। हाँ, मनोरंजन जरूरी है। अरे बोल्या नहीं चाल्या रे छतरी, वो तो पहुंच गया रणवांगस में। अरे गोपनीसी बैठी रे पिंगला बंदी रखेड़ी पायस में, बोल्या नहीं चाल्या छतरी रे। मोटी आंगली थी डाई रयंस तभी छोटी, दक्का डूंगे ऊपर कचोटी लटी, डूंगे ऊपर चोटी लटी, जुरा नागनी सी गाना समय गोपनी सी बैठी रे पिंगला बंद रखड़ी पाया समय। कर बुंडा बरे नर बेईमाने का कुंडा, अरे छतरापन का डूंडर भाइयो, छतरापन का डूंडर भाइयो, नुर चढ़ा था या काला समय गोपनी सी बैठी रे पिंगला रे।
जो बन किन बड़ा थी अंगीठी, उसकी एक हाथ की लंबी गिट्टी, भाई एक हाथ की लंबी गिट्टी, कलरा दूध सा जलाया समय गोपनी सी। के डोरे चरसनर पापन जत में छोड़े, जैसे पार्वती के दोरे शबदीर, पार्वती के दोरे शबदी नृत पे लाया समय गोपनी सी बैठी रपना बंदिर खड़ी पाया समय बोलिया नहीं। बोलिया नहीं चाल्या, छतरी पहुंच गया रणबास में। ये थे रणबीर सिंह बड़वासनिया और इनके साथी। भाई अनिल भाई, नू बताओ मौसम क्या कह रहा? मौसम ये कह रहा है कि आमतौर पे जो मौसम है वो खुश्क रहने की और परिवर्तनशील जो है वो तापमान रहने की संभावना है, यानी कि तापमान में गिरावट आनी शुरू हो गई है। अच्छा। और आज का जो तापमान रहा वो रहा 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहा 9 और 10 के बिचाले का 9-10 डिग्री सेल्सियस जी। तो ये तो रहा तापमान। और कल के कार्यक्रम के बारे में, कार्यक्रम का अगर हम जिक्र करें तो कल है वीरवार और कल जो है एक चर्चा होगी बागवानी में प्लास्टिक मल्च का महत्व। अच्छा। इसके विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर रूपासी जी, खंड उद्यान अधिकारी हैं जी। और इसके अलावा चने की उन्नत खेती के बारे में भी बातचीत हो गई। तो अब थोड़ी सी बात ये करें अनिल भाई कि ये जो परंपरागत कृषि विकास योजना है, हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा भाइयों को बता दें कि ये जो योजना है ना, पारंपरिक खेती की तुलना में जैविक जो खेती है ना, ये तो देखो साबित है कि भी लाभकारी सौदा तो जैविक खेती सेहत के लिए लाभकारी है। बिल्कुल। और जैविक खेती में कम कीटनाशकों का प्रयोग होगा और इसके अलावा जैविक खेती भूजल और सतह के पानी में नाइट्रेट की लीचिंग को भी कम करती है। और इस बात को ध्यान में सरकार ने भी रखा और किसानों को जैविक खेती करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए जी ये जो परंपरागत कृषि विकास योजना है ये शुरू हो रही है। इस योजना के माध्यम से किसानों को जैविक खेती करने के लिए आर्थिक मदद दे रही है सरकार है। और इसमें अब बात आई कि भाई इस योजना ये क्या है, योजना किस तरह है योजना, तो ये योजना जो है ये हेल्थ योजना के अंतर्गत इसको शुरू कराया गया है। सॉइल हेल्थ योजना, सॉइल हेल्थ यानी कि मिट्टी की जो सेहत है उसकी जो है हमने ये योजना जो है, क्योंकि मिट्टी की सेहत के साथ ही इंसान की सेहत जुड़ी हुई है। बिल्कुल जुड़ी हुई है। तो मिट्टी की सेहत भी जो है ना उसका ख्याल रखेंगे तो इंसान की सेहत अपने आप ही ठीक हो जाएगी। और धर्मवीर भाई इसमें यह भी है ना, जो हम अगर जैविक खेती ले रहे हैं जी, या जैसे गोबर की खाद है या दूसरे केचुए की खाद है या और यानी कि ज़्यादा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग ना करके जैविक खेती अगर हम करें तो उससे एक तो हमारी सेहत जो है दिन पे दिन जो बिगड़ती जा रही है वह ठीक रहेगी, क्योंकि कई बीमारियां ऐसी हैं जो कि लगातार होती जा रही है। शुगर है, ब्लड प्रेशर जी। अगर हम सही ढंग का खाना खाएंगे, सही ढंग से भोजन लेंगे तो ये इन बीमारियों से हम काफ़ी हद तक जो है वो निजात पा सकें जी। और जो डॉक्टर के पास जो है हम अपना जो पैसे का जाया कर रहे हैं वो भी हमारा बचेगा। देखो ना कि अनिल भाई कि जो परंपरागत कृषि विकास योजना है ना,
इसके माध्यम से पिछले 4 साल से देखो ये चल रही स्कीम। बिल्कुल। और इस स्कीम के तहत सरकार ने लगभग 1200 करोड़ रुपए जी इस योजना पे खर्च करा है जी। और परंपरागत कृषि विकास योजना के माध्यम से क्लस्टर को निर्माण करने के लिए, क्षमता के निर्माण करने के लिए जी हर साल जो मदद दे रही है, और इसीलिए दी जा रही है जो मदद ये कि भाई किसी तरीके से जमीन की जो सेहत सुधरेगी, तो जमीन की सेहत सुधरने के साथ साथ इंसान की भी सेहत सुधरेगी। बिल्कुल। और जब ये मानव जाति का भला करना ही तो मुख्य लक्ष्य है ना। जी जी। अब जब ये देखो कितनी बीमारी फैल रही, तो इन बीमारियों से लड़ने के लिए परंपरागत कृषि विकास की तरफ आना पड़ेगा। यानी परंपरागत जो हम कृषि करते थे, रासायनिक खाद उस वक्त कड़े हुए करें कहाँ, लेकिन ये भी एकदम से छोड़ भी नहीं सकते। नहीं छोड़ सकते। तो अब क्या है कि रासायनिक खादों का प्रयोग धीरे धीरे कम होगा, और जो जैविक खेती की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा, ताकि ये जो इस तरह की जो समस्याएं हैं खेती में भी और बागवानी में भी या फूलों की खेती में भी, कहीं भी लगा लो, या सब्जी की खेती जो कर रहे हैं, मतलब तो ये है कि जमीन की सेहत सुधरेगी तो जमीन में उगने वाली जो सब्जियां हैं, जो फल फूल हैं, या जो अनाज हैं, दालें हैं, वो सारी की सारी स्वस्थ होंगी। और इंसान जब स्वस्थ, जो अन्न जब स्वस्थ जाएगा ना शरीर के अंदर, रोग रहित जाएगा, केमिकल से रहित जाएगा, तब इंसान स्वस्थ होना अपने आप ही स्वास्थ्य की तरफ उसका जो है वो कदम बढ़ेगा आगे। और धर्मवीर भाई, इसमें एक बात और भी है, जो हम फसल चक्र है अगर उसको भी अपनावें तो उससे भी हम जो है काफ़ी हद तक जो अपनी मिट्टी की सेहत है उसको भी हम तंदुरुस्त रख सकें। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। तो अब इसी के साथ ही किसान वाणी कार्यक्रम का समय समाप्त हो जा रहा है। अनिल भाई, लेवा भाई इस इजाजत? बिल्कुल। अच्छा भाइयों, राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।